नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थी। कल तक हमने सर्वांग क्षमता के रूल्स पढ़े थे कि सर्वांग क्षमता कैसे काम करती है और सर्वांग क्षमता क्या होती है। विद्यार्थी, सर्वांग क्षमता के जो रूल्स थे वो हमने 4 नियम पढ़े। आपको पता ही है, आपने कल तक की क्लास ली होगी, नहीं ली तो पहले आप वो क्लास ले लें। पहला नियम था बच्चों सास नियम। सास मतलब है साइड एंगल और साइड, दो भुजाएं हों और उनके बीच का जो एंगल है अगर ये सेम है तो दोनों त्रिभुजों में तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। फिर था आस नियम। आस, आस को ए ए एस भी बोल सकते हैं या फिर ए 3 बार और एस बोल सकते हैं। बट इसमें जो साइड है बच्चे, ये जो साइड है वो कैसी होनी चाहिए? दो कोणों के बीच वाली होनी चाहिए। आप ध्यान दें मेरे भाई, ये जो साइड है वो दो कोणों के बीच वाली होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? ये नियम था बच्चों आस। सास आस और फिर वो सास क्या करा देती थी? चुप करा देती थी। तो एस एस एस, इसका मतलब है किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड अगर समान है तो फिर वो त्रिभुज। और चौथा जो नियम हमने अलग से पढ़ा था वो पढ़ा था विद्यार्थी आर एच एस। आर एच एस का मतलब है राइट एंगल, हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड अगर समान है तो दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो जाते हैं? सर्वांगसम। विद्यार्थी ध्यान दें, अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं, बस थोड़ी सी समझ लें। जैसे मैंने कहा ए बी और सी, और इधर मैंने लिखा बच्चे पी क्यू और आर। अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी सी जो त्रिभुज है, ए बी सी वो सर्वांग सम है किसके? पी क्यू आर के। अगर ए बी सी त्रिभुज सर्वांग सम है पी क्यू आर के, तो बच्चे ध्यान देंगे इसमें अगर मैं सर्वांग सम बोल गया इसका मतलब है कि जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा ध्यान से देखना, ए बी पी क्यू के बराबर होगी और जो बी सी भुजा है वो क्यू आर के बराबर होगी। बी सी भुजा किसके बराबर होगी? क्यू आर के बराबर होगी। और जो ए सी भुजा है वो पी आर के बराबर होगी। इसका मतलब जो ए सी साइड है बच्चे वो किसके बराबर होगी? पी आर के बराबर होगी। आपने देखा, नाम अगर तुम अच्छे से दे रहे हैं तो साइडों की लंबाइयों में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी बात, जो एंगल ए है, जैसे मान लो मैंने एंगल ए पे 30 बना दिया, तो आप ये भी ध्यान रख लेना कि यहां पर जो एंगल ए पे बन रहा है वही एंगल पी पे बनना चाहिए। तो एंगल पी पे भी कितना बनेगा? 30 बनेगा। एंगल बी पे मान लो हमने बना दिया 70, तो यहां पे एंगल क्यू पे बनना चाहिए 70 बनना चाहिए। और सी पे आप बताइए 30 और 70 100 हो गया तो कितना बनेगा? 80 बनेगा। तो विद्यार्थी यहां पर भी क्या बनना चाहिए? 80 बनना चाहिए। आपने नाम देने का तरीका देखा, ए बिंदु पर जो एंगल है वही पी पे एंगल है, जो बिंदु बी पर एंगल है वही क्यू पे एंगल है, और जो बिंदु सी पर एंगल है वही आर पे एंगल है। मैं बारंबार कह रहा हूं कि किसी भी त्रिभुज के नाम में उसकी सर्वांग क्षमता छिपी है, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ये 4 नियम थे, सास आस और श। और ये आरएचएस अलग से था, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और कोई सी एक भुजा। क्लियर है विद्यार्थी? अब हम बच्चों करेंगे सर्वांग क्षमता पे आए हुए कुछ पुराने सवाल। देखेंगे विद्यार्थी सर्वांग क्षमता का पहला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी दशा दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है? कौन सा नियम है? मैं नियमों को बाहर से फिर से लिख दूं। पहला नियम था सास नियम, साइड एंगल साइड। दूसरा था आस नियम, एंगल एंगल साइड। तीसरा था इसका मतलब है साइड साइड साइड। और चौथा था बच्चों आर एच एस नियम। क्लियर है? अब हम देखते हैं दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान हो। यस, ऐसा नियम है क्योंकि एस 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 हमारे पास एक नियम है। दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो, ये रहा। दो भुजाएं साइड साइड और उनके बीच का कोण बराबर हो, ये भी बात सच है। दो कोण और उनके बीच की भुजा, ये गलत टाइप हो गया है बाय द वे। दो कोण और उनके बीच की भुजा, ध्यान से देखें, दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो। तो क्या मैंने ये नहीं कहा कि दो एंगल और ये जो साइड है उनके बीच में आनी चाहिए? दो एंगल और ये जो साइड है उनके बीच की होनी चाहिए। दो कोण और उनके बीच की भुजा समान हो, ये भी नियम है। और तीनों कोण समान हो, ऐसा तो मैंने कोई नियम ही नहीं लिखाया। क्या मैंने एंगल 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 ये नियम लिखाया? क्या नहीं लिखाया। इसका मतलब है ये इसका गलत है। कौन सा पर्याप्त नहीं है? तो ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, क्योंकि डी जो नियम है एंगल एंगल एंगल, वो नियम सर्वांग क्षमता के लिए अप्रोप्राइट नहीं है। वो किसके लिए अप्रोप्राइट है? किसके लिए अप्रोप्राइट है? तो वो सिमिलरिटी के लिए अप्रोप्राइट है। बच्चे देखेंगे, जैसे ये एक त्रिभुज है, बहुत ध्यान से देखना है ना, ए बी और सी, और ये एक त्रिभुज है, इसका नाम है पी क्यू और आर।
मैंने कहा ये 30 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है और ये 80 डिग्री का है। आपको पता ही है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें बच्चे ये 30 डिग्री का हो गया, ये 70 डिग्री का हो गया और ये 80 डिग्री का हो गया। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं कि क्या ये बड़े वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के बराबर है क्या? भाई कैसे बराबर है? ये छोटा सा है, ये बड़ा है। तो जबकि सर्वांग क्षमता कैसी होती है? बराबर वजन होता है, बराबर चेहरे की बनावट होती है, बराबर लंबाई की दाढ़ी होती है, बराबर लंबाई की मूछें होती हैं, बराबर लंबाई की गोरापन होता है, बराबर लंबाई की स्किन चिकनी होती है, स्किन बराबर ग्लो करती है दोनों में। लेकिन क्या इसमें बराबर ग्लो कर रही है? ये तो इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, छोटा सा है, तो ये तो नहीं है ना। सर्वांगक्षम का मतलब है इक्वल, बिल्कुल सब कुछ समान, वजन, रंग, कलर, चेहरा, बॉडी स्प्रे, और जो जो स्मेल इससे आ रही होगी वही खुशबू इससे आ रही होगी। इसमें ऐसा नहीं है बच्चे। तो आप देख ले, एंगल 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 होने से कोई त्रिभुज सर्वांगक्षम नहीं होता। क्लियर है? चले अब मैं आगे के सवाल पे देखते हैं। ये मैंने तुम्हें बता दिया। ये रीड 2011 ने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए सत्य नहीं है? मतलब है सत्य नहीं है। नियम वही 4 थे, मैं फिर से लिख दूं, आपका रिपीटेशन हो जाएगा। तास, आस और RHS, ये चौथा नियम है। जबकि सिमिलरिटी में 3 नियम होते हैं। सर्वांग क्षमता लंबी है इसलिए इसमें 4 नियम होते हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों। यस, ये रूल है, SSS नियम। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, यस, 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये नियम है। एक त्रिभुज के 2 कोण और उनके बीच की भुजा, यस 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 यस, ये भी नियम है। और एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो। भाई एंगल 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 अगर उसके भी एंगल 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 के बराबर है तो वो सर्वांगक्षम नहीं होते, सिमिलर हो सकते हैं। यस, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हैं। हाँ, ये क्या कह रहा है ये देखेंगे बच्चे। तीनों भुजाएं इसकी और तीनों भुजाएं इस वाले की बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। ये तो सर्वांगक्षमता का है बच्चों। वो सिमिलर भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, सर्वांगक्षम भी हो सकते हैं। विद्यार्थी, सर्वांगक्षम का मतलब है सब कुछ समान। आपको एक बात बता दूं, जो त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गया, जो व्यक्ति, जो त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गया, सर्वांगक्षम हो गया, सर्वांगक्षम का मतलब है न्यों की त्यों त्रिभुज रखा है। जो त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गया वो फिर सिमिलर तो हो ही जाएगा, वो फिर सिमिलर तो हो ही जाएगा। जो सर्वांगक्षम हो गया वो सिमिलर तो हो ही जाएगा। सिमिलरिटी छोटी बात है, सर्वांगक्षमता बड़ी बात है। जो व्यक्ति सर्वांगक्षमी हो गया तो वो सिमिलर तो हो ही गया। क्लियर है? सिमिलरता छोटी बात है, सर्वांगक्षमता बड़ी बात है। तो ये सर्वांगक्षम होंगे। ये सिमिलर भी हो सकता है क्योंकि जो सर्वांगक्षम हो गया वो सिमिलर भी हो जाता है, समरूप। लेकिन ये क्या बात है? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये है 20 सवाल का सही आंसर है। किसी दिए गए त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त चारों त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे यदि दिया गया त्रिभुज कैसा है? कोई भी आकृति नहीं, कोई भी आकृति नहीं चलेगी। और ये क्या कहता है? दिया गया त्रिभुज समबाहु, समद्विबाहु, समकोण ना, ये समबाहु होगा तो ही ऐसा काम होगा। मैं ये बता दूंगा तुम्हें। क्लियर? सिमिलरिटी जब पढ़ाऊंगा जब और अच्छे से मैं बता दूंगा। यदि किसी दिए गए त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त चारों त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की, जैसे ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से देखना बच्चे, है ना, ये कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं A, B और C, जैसे हमने मान लिया ये 6 की हैं, ये 6 और ये 6, इसकी भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को हम मिला देंगे बच्चे तो एक नए त्रिभुज का निर्माण होता है। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं तो एक तो जो बड़ा त्रिभुज है वो छोटे छोटे 4 त्रिभुजों में बट जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये जो चारों त्रिभुज होते हैं, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे होते हैं। छोटे छोटे होते हैं लेकिन एक जैसे होते हैं चारों। अगर पूरे का क्षेत्रफल 100 है तो इस वाले का 25, 25, 25 और 25 होता है। क्लियर? लेकिन ये समबाहु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चे? समबाहु त्रिभुज होना चाहिए।
क्लियर है मेरे भाई। और इसका सब कुछ समान होता है, इन चारों में से किसी को भी कोई भी पीस उठा के खा ले और ये किसी और ने खाया, ये किसी और ने खाया, तो दोनों ने समान चीजें खाई हैं। समझ पाया मेरी बात? क्लियर है। तो कैसा होता है दिया गया त्रिभुज, कैसा होना चाहिए? समबाहु। क्लियर है मेरे भाई। ये एक सवाल है, त्रिभुज एबीसी। देखो मैं तुम्हें एक बात पूछ रहा हूं, त्रिभुज एबीसी ध्यान से देखना बेटा। देखें, त्रिभुज ए बी और सी सर्वांग सम है त्रिभुज ई एफ और जी के। क्लियर है। अगर सर्वांग सम है तो मैं उधर नहीं देख रहा, अब आप इधर देखें। अगर सर्वांग सम है तो पक्की बात है कि ए बी किसके बराबर होगी? ई एफ के बराबर होगी। बी सी किसके बराबर होगा? तो बी सी होगा किसके बराबर होगा बेटा? बी सी एफ जी के बराबर होगा। बहुत ध्यान से देखना, एफ जी के बराबर होगा। और ए सी किसके बराबर होगा? ए सी बराबर होगा ई जी के। एक बात। दूसरी बात, कोण ए किसके बराबर होगा? कोण ई के बराबर होगा। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण एफ के बराबर होगा। और कोण सी इज इक्वल टू कोण जी। आप मेरी बात शायद समझ पाए होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ऐसा होगा ए बी बराबर होगी ई एफ, बी सी एफ जी और ए सी ई जी के बराबर होगी। अब वो क्या कहता है? अच्छा वो तो मान पूछ रहा है, कोई बात नहीं, मान पूछ ले। तो मैं कह रहा हूं कि बी सी किसके बराबर होगी? एफ जी के बराबर होगी। इसका मतलब बी सी और एफ जी बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? और क्या कहता है? और ए सी ये रही ई जी के बराबर होगी। इसका मतलब है ए सी ये जो भुजा है वो ई जी के बराबर होगी। अगर बच्चे ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं 2x + 8 ए सी बराबर होगी किसके? ई जी के। 2x + 8 की वैल्यू आ गई 10x, तो इधर चली जाएगी बेटा, तो ये आ जाएगी 8x। 8x की वैल्यू 8 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है यहां तक? क्लियर? x की वैल्यू 1, लेकिन x की वैल्यू 1 तो कईयों में दे रखी है, तो हमें आगे भी करना पड़ेगा। और आपने खुद कहा है कि BC जो है, ये जो BC है ये FG के बराबर है, FG के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं बाई + 2x किसके बराबर है बेटा? ध्यान से देख लेना, एक ही बार में समझ आ जाएगा। बाई + 2x बराबर है मेरे भाई 10x - बाई के। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 2 और ये आ जाएगी 10 - बाई और ये बाई। ये बाई इधर आएगी तो ये 2y हो जाएगी और ये 2 उधर जाएगी तो घट जाएगी, तो ये 8 बचेगी। और बाई की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो आएगी 4। x की वैल्यू 1 आई है और बाई की वैल्यू 4 आई है। किसी में है क्या? ये रहा ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर है। x की वैल्यू 1 है और बाई की वैल्यू 4 है। क्लियर है मेरे भाई? सिंपल ही था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस हमें नाम कन्फर्म कर लिया। ए बी ई एफ के बराबर, बी सी एफ जी के बराबर और ए सी ई जी के बराबर। बस बराबर रखे हमने, समीकरणों से वैल्यू निकाल ली और कोई छोटी सी बात थी और कर ली हमने। ये रहा दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का कौन सा नियम लागू होता है? ठीक है, कौन सा नियम लागू होता है देख लेते हैं। देख लेते हैं बच्चों, चित्र में से ही देख लेते हैं। आप मुझे खुद बताइए, क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के सामी के कोण है? अगर जो कोण सामने के होते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कहते हैं। शीर्ष के अभिमुख, मुंह के सामने जो बैठा है, और उनकी वैल्यू सेम होती है। उनकी वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है। अगर मैंने इसे मान लिया कि ये 40 डिग्री का है, या फिर मैंने इसे 35 का मान लिया या 25 का मान लिया, बच्चे देखना ध्यान से, ये कितने का मान लिया? 25 का, तो ये भी कितने का होगा? 25 का होगा। ये मैंने माना है, आपकी मर्जी है, कुछ ही मान लें, आप x मान लें। क्लियर है? तो अब आप ये देखें बच्चे, ये एंगल 75 है और ये 25 है, ये 25 है और ये 75 है। क्लियर है? तो एक नियम होता है सर्वांग समता का, आस नियम, एंगल एंगल साइड। इसका मतलब है दो एंगल और उनके बीच की भुजा, दो एंगल और उनके मध्य की भुजा, दो एंगल होने चाहिए और उनके बीच की भुजा होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए 75 और 25, 25 और 75, क्या इनके बीच की भुजाएं हैं? 75 और 25 के बीच की तो है वो भुजा जो दे रखी है, कितने सेंटीमीटर की? 3 सेंटीमीटर की, ये रही 3 की, ये रही। तो इसका मतलब है इसमें एंगल एंगल साइड का जो नियम है वो लग रहा है। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। अब देखो इस त्रिभुज का नाम मैं दे रहा हूं, ये नाम इसने नहीं दिया, इसने तो बस ये पूछा कौन सा नियम लगता है। तो कोण कोण और भुजा है, कोई कोण भुजा कोण, ये रही भुजा 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 नहीं है, ये तो है ही नहीं, भुजा कोण भुजा नहीं, दो भुजाएं तो दे नहीं रखी, यही है कोण भुजा कोण, दो कोण हो और उनके बीच की भुजा हो।
क्लियर? ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। दो कोण और उनके बीच की भुजा, आस, ये नियम है मेरा। बच्चे इसका अगर मुझे नाम देना हो तो इसका नाम क्या दूंगा, देखना बच्चे ध्यान से नाम। मैं इसका नाम दूंगा त्रिभुज ई बी ए, सर्वांग सम है ई ई सी डी के। ऐसे क्यों नाम दिया मैंने, आप देखें ध्यान से, ऐसे इसलिए नाम दिया, आप खुद देखें। इसका कोण ई और इसका कोण ई बराबर है ना, कितने डिग्री के, 25 डिग्री के। कहां से आया, मैंने माना, आप चाहो तो x डिग्री मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां देखो कोण बी और कोण सी बराबर होंगे, देखो कोण बी बराबर है कोण सी के। कहाँ है कोण बी, ये रहा 75, और वहां भी देख लो 75 ही है कि नहीं है। और ये बच्चा कौन सा, कोण ए इज इक्वल टू कोण डी, ये कितने का मानू, तो ये 22 का मान ले, लेकिन है तो बराबर ही। जब ये 75 का है, ये 25 का है, तो कोई भी बता देगा ये 80 का होगा, क्योंकि 75 और 25 होते हैं 100, और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो ये बचा हुआ वो कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 का। मैं ये नहीं बता रहा कितने का हो जाएगा ना, हमसे कोण पूछा है, बस मैं ये बता रहा हूं कि ये जो नियम है वो दो समान कोण हो और उनके बीच की भुजा सेम हो। लेकिन इसके नाम हम देना सीख लें, फायदे में रहेंगे, नाम देना सीख लें आप, है ना। क्लियर है मेरे बच्चे? और अब ये दिया हुआ है एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है एफ डी ई के। क्लियर है, ये देख ले। अब देखो नाम से ही मैं काम कर रहा हूं, एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एफ डी और ई के। अगर ऐसा है तो मैं दावा ठोक सकता हूं कि ए बी बराबर होगा एफ डी के, नाम से कर रहा हूं मैं, उधर देख भी नहीं रहा। बी सी बराबर होगा डी ई के, और ए सी बराबर होगा एफ ई के। और क्या क्या होगा, एंगल भी देख लीजिए जरा आप। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। ये वाली बात भी ऐसे होगी। अब वो क्या चाहता है भाई, ये तो मैंने तो बस इतना पढ़ा और ये कहानी खुद ने लिखी, अभी मैंने सवाल पढ़ा भी नहीं। अब वो कह रहा है ए बी बराबर 5 है, ए बी बराबर 5, ये क्या कह रहा है भाई, ये बराबर 5 बराबर, ये क्या, फिर सी एम कहाँ से आया, कोण बी बराबर 40 और कोण ए बराबर 80 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ओ मेरी तो समझ नहीं आ रहा। ये देखें, अच्छा ए बी बराबर 5 cm। क्लियर है मेरे भाई? अब देखें त्रिभुज का नाम हमने किया दिया है, एबीसी नाम दिया है। तो अब मैं दो त्रिभुज बना रहा हूं, आप इन दोनों त्रिभुजों को देखना जरा ध्यान से। एक त्रिभुज का हमने नाम दे दिया ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज का नाम हमने दे दिया है, बेटा ध्यान से देख लेना, एफ डी और ई। यहां तक बताइए किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, एफ डी और ई। क्लियर है? अब जो एंगल ए है, अब इसमें क्या दिया है, एंगल बी दिया है कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। एंगल बी जो दिया है वो कितने डिग्री का दिया है, 40 डिग्री का। तो अब मैं किसी से पूछना नहीं है मुझे, ये भी मैंने 40 लिख दिया। कैसे? क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा, ये नाम से क्लियर हो रहा था। और क्या दिया उसने, एंगल ए इज इक्वल टू 80 दिया है। अगर इसने ये वाला 80 दिया है तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये वाला 80 होगा। 80 और 40 होते हैं बच्चों 120, और ये बचा कितना, 120 के बाद ये 60 का होगा, और यहाँ ये भी कितने का होगा, 60 का होगा। नाम क्लियर है दोनों के? अब उसने क्या दिया है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ए बी बराबर कितनी दे रखी है, ये सेंटीमीटर है, यहीं लिख देते हैं अपने ना, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए बी कितनी दे रखी है बेटा, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि एफ डी भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब कहाँ क्या पता ना कौन सा सही है, मैं बता दूंगा, अब तो बता ही दूंगा, अब मैं बता दूंगा, है ना। अब ये देखें, कोण एफ बराबर 60 डिग्री, नहीं रे कोण एफ तो 80 आ रहा है, तू तो गलत है। कोण ई बराबर 60, ये वाली बात सही है, और डी एफ बराबर 5, ये सही तो है ये वाली बात। कोण ई बराबर 60, कोण ई बराबर 60 और डी ई बराबर 5, ये डी ई बराबर 5 कह रहा है ना, डी एफ बराबर 5 होगी। ए बी बराबर 5 है तो एफ डी 5 होगी ना, तू तो गलत है। और ये कोण डी पे 40 बता रहा है, नहीं ये तो बता रहा है ठीक है, लेकिन ये डी को 5 बता रहा है, नहीं गलत है तू भी। बी इस सवाल का सही आंसर है। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। क्लियर है?
मैंने तो नाम से कराया भैया, अब आप देखो आपने कैसे किया है, आप क्या चाहते हैं। मैंने तो यहां से नाम पढ़ा है और मैं मान गया कि कोण ए है वो कोण एफ के बराबर है, कोण बी है कोण डी के बराबर है, और कोण सी है वो कोण ई के बराबर है। ए बी बराबर होगा एफ डी के, बी सी डी के, और ए सी एफ ई के बराबर होगा। इसके आधार पर मैंने काम किया है। अगला देखेंगे, ये 2023 ने पूछ लिया, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर। अब देखो यहां फिर नाम आ गया, नाम आते ही मैं पूरी फिल्म बना दूंगा। कैसे? ए बी सी सर्वांग समय पी क्यू आर के। अगर ऐसा है तो मैं फिर लिख रहा हूं कि ए बी बराबर होगी पी क्यू के, बी सी बराबर होगी, बी सी बराबर होगी मेरे भाई क्यू आर के, और ए सी बराबर होगी पी आर के। ये वाली बात क्लियर है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? हुई भी सवाल भी हो गया। ए सी पी आर के बराबर है, यस ये सही है। ए बी पी क्यू के बराबर है, ओह ये भी सही है। बी सी पी क्यू के बराबर है, नहीं रे, बी सी क्यू आर के बराबर है, ये तो सही है। बी सी बराबर क्यू आर है, लेकिन तुम गलत हो। इसका मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी सत्य नहीं है, सी सवाल का राइट आंसर है। क्लियर है मेरे भाई? ओ ये समरूपता, सिमिलर सर्वांग क्षमता हमने पढ़ी। विद्यार्थी आप पहले सर्वांग क्षमता की थ्योरी समझिए, उसके बाद सर्वांग क्षमता पे जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं एक बार आप उन प्रश्नों का अध्ययन करें। उससे सर्वांग क्षमता तुम्हारे मस्तिष्क के अचेतन हिस्से में बैठ जाएगी, फिर आपके पास एक विल पावर आ जाएगी। थोड़े दिनों बाद हम सर्वांग क्षमता पे और कठिन सवाल लेके आएंगे, फिर हम उनमें मूड मारेंगे, उनको अच्छे से करेंगे। पहले आप सर्वांग क्षमता की थ्योरी पढ़ें, उसके बाद आप सर्वांग क्षमता के सवाल पढ़ें। क्लियर है? क्लियर है कहानी? और हम फिर शुरू करने जा रहे हैं समरूपता, सिमिलरिटी। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड बाय।